हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग फर्स्ट AIATS जो आपका पेपर 27 नवंबर को हुआ था दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा बॉटनी सेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन 101। और इस टेस्ट के टॉपिक्स थे आपके दो चैप्टर, सेल एंड सेल साइकिल। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 101। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का है, anaphase promoting complex is necessary for proper mitosis of animal cells. Its main function is to APC हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और APC में क्या है? एपीसेज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और एनाफेज को प्रमोट कर रहा है। एनाफेज को प्रमोट करना मतलब एनाफेज में क्या मेन चीज होती है? स्प्लिटिंग या सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। और अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो ये सेपरेशन कैसे होता है? बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का। तो अब एपीसी क्या कर रहा है? एनाफेज को प्रमोट कर रहा है, नाम में ही प्रमोशन है तो प्रमोट करेगा। सो इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन। भाई प्रिवेंट क्यों करेगा सेग्रीगेशन को? एनाफेज को प्रमोट कर रहा है, और प्रमोशन में क्या होगा? एनाफेज में क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है, तो उसको तो वो प्रमोट करेगा, प्रिवेंट क्यों करेगा? ट्रिगर द ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज। यस, मेटाफेज से एनाफेज में जो जाएगा सेल, उस ट्रांजिशन को ये क्या करेगा? ट्रिगर करेगा, प्रमोट करेगा, उसमें हेल्प करेगा। सो द मेन फंक्शन ऑफ एपीसी इज to trigger the transition from metaphase to anaphase. So the correct answer will be option number 2. Coming on to next question, that is, if there are 20 chromosomes in G1 phase, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? 20 क्रोमोसोम्स हैं G1 फेज में, मतलब स्टार्टिंग में इंटरफेज की, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बायवेलेंट्स। बायवेलेंट्स मतलब दो क्रोमोसोम्स होंगे, एक पेयर होगा। तो आपसे नंबर ऑफ पेयर्स पूछा जा रहा है, दैट इज नंबर ऑफ पेयर्स। बायवेलेंट इज नंबर ऑफ पेयर्स एंड क्रोमेटिड्स, एंड नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन जाइगोटीन। जाइगोटीन प्रोफेज 1 की थर्ड सब स्टेज है, थर्ड सब स्टेज है। और यहाँ पर बेसिकली होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर। तो उसके पहले ही पैरिंग वगैरह हो जाती है, और पैरिंग वगैरह कब होती है आपके? दिस इज सेकेंड स्टेज, सेकेंड सब स्टेज ऑफ योर प्रोफेज 1। और यहाँ पर क्या होती है? आपकी पैरिंग होती है। पैरिंग होती है तो पेयर्स जो बन रहे हैं आपके सिनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? बाइवेलेंट्स बोल रहे हैं। और एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स रहेंगे। दैट मीन्स अगर आपसे नंबर ऑफ पेयर्स पूछा गया है तो दैट विल बी 10। 10 विल बी द नंबर ऑफ पेयर्स। और उस अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट टू ऑप्शंस में नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स 10 दे रखा है, तो दोनों करेक्ट लग रहे हैं। बट नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स हैं, और एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, तो टोटल 4 हो गए एक पेयर में। सो क्रोमेटिड का नंबर कितना रहेगा? जाइगोटीन वाली स्टेज में, जो सेकेंड स्टेज है आपके प्रोफेज 1 की, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स विल बी 40. So number of bivalent will be 10 and number of chromatids will be 40. Bivalents पेयर को बोला जा रहा है। कितने पेयर्स हैं? 20 क्रोमोसोम्स जब पेयरिंग में आएंगे तो एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, दैट इज हाफ ऑफ 20, 10। और अगर हम क्रोमेटिड्स की बात करें तो एस फेज में ड्यूप्लीकेशन होता है आपके डीएनए का, और वहीं से आपके क्रोमेटिड्स का नंबर डबल हो जाता है। तो दैट मीन्स टोटल 20 क्रोमोसोम्स है, तो 40 जस्ट इंटू 2 करना है आपको। तो 10 बाइवेलेंट्स होंगे और 40 क्रोमेटिड्स होंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, meiosis second differs from mitosis as former. फॉर्मर मीन्स हम meiosis second के कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर की यहाँ पर बात करेंगे। सो meiosis second और माइटोसिस दोनों डिफर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर गिवन फीचर में आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, जहां पर meiosis second का आपको फीचर सिलेक्ट करना है। ऑलवेज अकर इन हैप्लॉइड सेल्स। यस, इसी फीचर में आपके मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस जो है वो डिफर करेंगे, क्योंकि meiosis second हमेशा हैप्लॉइड सेल्स में होगा। और ये हैप्लॉइड सेल्स हमें कहाँ से मिल रही हैं? meiosis 1 से मिल रही है, meiosis 1 से, क्योंकि meiosis 1 पहले होगा और उसी के कंटिन्यूएशन में आपका सेकेंड होगा। तो meiosis 1 में एक सेल डिवाइड करेगी,
और मियोसिस 1 कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। तो अगर पेरेंट सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो मियोसिस 1 की प्रोडक्ट सेल्स में आपको 23 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे। तो दोनों सेल्स में, आपके दोनों डॉटर सेल्स में मियोसिस 1 से जो आपको मिली है उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे टू दैट ऑफ पेरेंट सेल, और इसीलिए ये हैप्लॉइड होंगी और यही आगे कंटिन्यू करेंगी मियोसिस सेकेंड। meiosis second. So meiosis second will always occur in haploid cells coming from the meiosis 1. So the correct answer will be option number 1. Next is during interkinesis there is interkinesis एक टाइप का इंटरफेज है that comes in between meiosis 1 and meiosis second. ये भी एक प्रिपेरेटरी फेज ही है वैसे तो, बट ये कहाँ होता है आपका? मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड के बीच में होता है। सो मियोसिस 1 हुआ, उससे आपको 2 सेल मिली, फिर आपका आएगा इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस का एक मेन फीचर है कि यहाँ पर इंटरफेस जैसा सब कुछ होगा, बस डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, इंटरफेज में हमें मालूम है सेंट्रियोल्स का ड्यूप्लीकेशन होता है। ठीक है, देन वहां पर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, वो भी यहाँ पर होगा इंटरकाइनेसिस में। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ पर नहीं होगा। यस, इंटरकाइनेसिस में वो सब कुछ होगा जो इंटरफेज में हो रहा है, बस एक्सेप्शन क्या है? नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विल अकर इन इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज में तो हो रहा था, इंटरफेज में तो आपके डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3rd. नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 जो एक रिडक्शनल डिवीजन है, उसकी लॉन्गेस्ट फेज, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाली फेज कौन सी होगी? प्रोफेज 1, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, और ये 5 सब स्टेजेस में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1, दैट इज प्रोफेज 1. नेक्स्ट इज डबल मेटाफेजिक प्लेट्स आर सीन ड्यूरिंग। मेटाफेज में आपको प्लेट्स देखने को मिलती हैं, जिन प्लेट्स पे हमारे क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं फॉर स्प्लिटिंग इन नेक्स्ट एनाफेज। तो यहाँ पर जब आपका एक क्रोमोसोम्स, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स पेयरिंग में नहीं होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयरिंग में नहीं होते हैं, और पेयरिंग में नहीं होते हैं तो एक एक क्रोमोसोम अरेंज हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा ऑन दिस इक्वेटोरियल प्लेट। लेकिन अगर हम मियोसिस सेकेंड की बात करें, अगर हम मियोसिस सेकेंड की बात करते हैं तो मियोसिस सेकेंड में क्या होता है? पेयर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयरिंग कर चुके होते हैं, और कर चुके होते हैं तो वो पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं अनटिल अनलेस एनाफेज 1 विल कम। एनाफेज 1 में वो पेयर्स कंप्लीटली सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर हर क्रोमोसोम पेयर में है और वो पेयर अभी सेपरेट नहीं हुआ है, तो पेयरिंग में ही क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे, और पेयर में है तो 2 मेटाफेज की प्लेट बनेगी। और ये सब कब हो रहा है? मेटाफेज 1 में, क्योंकि मेटाफेज 1 में ही आपके, मियोसिस 1 में ही आपके क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। मियोसिस सेकेंड में ऐसी कोई पेयरिंग वगैरह नहीं होगी। दैट्स व्हाई जब पेयरिंग में होंगे तो मेटाफेज प्लेट्स भी कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the total number of mitotic divisions required in the formation of 128 daughter cells from one parent cell? एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हुए आपको टोटल 128 सेल्स का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कितने नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड? यहाँ पर नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स पूछा है, उस बात पे प्लीज ध्यान दें। नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, अगर आपसे नंबर ऑफ जनरेशंस पूछा जाता तो अलग फॉर्मूला होता, लेकिन नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज n-1।
और n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ सेल्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है आपको? 128। तो 128 minus 1 that is 127. So the correct answer will be option number 4. Next is mitosis does not. माइटोसिस क्या नहीं करता है? मेंटेन साइज ऑफ द सेल्स, बिल्कुल करता है। ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जहां पर सिंपली एक सेल डिवाइड होकर दो नए सेल या दो नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, वहां पर माइटोसिस रिप्रोडक्शन करवाता है। यस, एग्जैक्टली। इंट्रोड्यूस वेरिएशंस इन प्रोजेनीज। नेक्स्ट जनरेशंस में वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है? नहीं, वेरिएशंस तब आते हैं जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, और ये वेरिएशंस या ये जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज का मेथड है, प्रोसेस है, ये कहाँ होता है? मियोसिस 1 में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3rd. नेक्स्ट इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच की अगर बात करें तो प्रोफेज, क्रोमेटिन कंडेंसेशन बिगिंस। यस, प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, और वी कैन से एम फेज। तो वहां पर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स को बनाने के लिए। सही है। मेटाफेज, क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्व्स टू इक्वेटर। इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करते हैं और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, ये हो जाएगा आपका मेटाफेज में। एनाफेज, क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द पोल्स। यस, एनाफेज में मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट होता है बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वी कैन से स्पिंडल फाइबर्स, जहां पर आपके स्पिंडल फाइबर्स मूव करते हैं, खींचते हैं क्रोमेटिड्स को टुवर्ड्स द पोल्स। टीलोफेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द पोल्स बोथ टेक्स प्लेस इन एनाफेज। टीलोफेज में आपका क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम्स जो है वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं टू फॉर्म क्रोमेटिन, और आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन सब रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो टीलोफेज एक इनकरेक्ट मैच है जो यहाँ गिवन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4th. Next is the correct sequence of sub stages of prophase 1 is. prophase 1 की 5 सब स्टेजेस होती हैं, और उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन and dikinases. This is the correct sequence of all the substages of prophase 1 in meiosis 1. तो करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर 2nd. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। सबसे पहली बात, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स किन्हें बोला जाता है? जिनके पास खुद का अपना राइबोसोम होंगे, खुद के अपना डीएनए होगा, खुद की अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होगी, और ऐसे दो ऑर्गेनल्स हमारे पास में है। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स ड्यूप्लीकेट ड्यूरिंग, इनका ड्यूप्लीकेशन किस फेज में होता है? ड्यूरिंग सेल साइकिल। सो दैट इज G2 फेज। ये जीवन में सो रहे होते हैं, और इसीलिए एक और चांस इनको दिया जाता है इन G2 फेज, और इनका रेप्लिकेशन होगा आपका G2 फेज में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th. State true or false for the following statements and select the correct option. Statement A is, in an animal cell, DNA replication begins in the nucleus. Yes, animal cell हो या plant cell हो, interphase में S phase आती है, और S phase में DNA replication होता है, और हमारा DNA कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा DNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, तो उसका replication भी वहीं होगा। Statement A is correct. In S phase, the number of chromosomes remain the same. Yes. एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए का कंटेंट डबल होगा, क्रोमेटिड्स का नंबर डबल होगा, सेंट्रियोल्स का ड्यूप्लीकेशन होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम. सो स्टेटमेंट बी इज आल्सो करेक्ट. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरफेज। इंटरफेज के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। मोस्ट एक्टिव स्टेज है सेल साइकिल की, क्यों? क्योंकि सारी प्रिपरेशन, सारी ग्रोथ यहीं हो रही है, इसलिए इसे मोस्ट एक्टिव बोलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ इसे रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, जो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है एक्टिव स्टेज का। और रेस्टिंग बोला जाता है इन रेस्पेक्ट टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के रिस्पेक्ट में हम इसे रेस्टिंग बोलते हैं। भाई सेल डिवीजन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ ग्रोथ हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन कोई सेल डिवीजन से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। इन दिस स्टेज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। यस, सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को, सारे ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करती है, डीएनए रेप्लिकेट करती है, और आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, आरएनए, प्रोटीन्स, एटीपी, न्यूक्लियोटाइड, सब जो भी प्रिपरेशन करनी है सेल डिवीजन के से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर होगी इंटरफेज में। इन दिस स्टेज एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स। नो, एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स इन एम फेज। ये कहाँ होती है? एम फेज में, दैट इज माइटोसिस में। सिर्फ सेल डिवीजन ही नहीं होता है, बाकी सब कुछ, सारी प्रिपरेशन कहाँ हो रही है? आपके इंटरफेज में हो रही है। सो द करेक्ट वन विल बी ऑप्शन नंबर 4th. Next is, in case of acrocentric chromosome, the centromere is situated. Acrocentric में हमें मालूम है कि centromere is situated close to one of the end. एक एंड के या एक, हम बोल सकते हैं टेलोमेयर के बिल्कुल पास में सिचुएटेड होता है सेंट्रोमेयर, और इसी की वजह से, इस पोजीशन की वजह से एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाएगी और एक काफी लॉन्ग हो जाएगी। सो इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड। यस, बिल्कुल पास में होगा एंड के। मिडिल में मेटासेंट्रिक में होता है, टर्मिनल पोजीशन में टीलोसेंट्रिक में होता है, और बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सैटेलाइट में भी आपका हम बोल सकते हैं ये भी टीलोसेंट्रिक में ही होगा। सो क्लोज टू इट्स एंड, दैट मीन्स इन एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीलिया डिफर फ्रॉम फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम। एक्सोनीम जो 9+2 हमारा, जिसे हम कोर भी बोल सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो 9+2 अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज एक्सोनीम। तो वो दोनों में प्रेजेंट होगा। हैविंग माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों में साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की तरह काम करेंगे। बीइंग स्मॉलर इन साइज, यस, सीलिया आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लैजिला। और यही डिफरेंस है दोनों में कि सीलिया शॉर्ट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जबकि फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे एज कंपेयर टू सीलिया। सो यस, सीलिया आर स्मॉलर इन साइज देन flagella. So the correct answer will be option number 3rd. Next is, stroma of the chloroplast contains all except. Chloroplast के stroma में सब कुछ होता है except one option. Enzyme for synthesis of proteins are present in stroma. राइबोसोम्स भी स्ट्रोमा में ही होंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आपके स्ट्रोमा में ना होकर और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। सर्कुलर डीएनए जो होगा वो भी आपका स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होगा। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर द पिगमेंट्स which are not present in the stroma but are found or but are present on the membrane of thylakoid. Membrane of thylakoid. Next is, select the incorrect match. Chloroplast contains carotenoids. Yes, chloroplast में बहुत सारे pigments होते हैं जो photosynthesis में help करते हैं. Then amyloplast store carbohydrates. Amyloplast is a type of leucoplast और specifically ये इस type के leucoplast store करते हैं carbohydrates को. Eleoplast store proteins. Eleoplast are the type of leucoplast that stores not proteins but fats and oils. Fats and oils.
फैट्स और ऑयल्स के स्टोरेज के लिए इलेओप्लास्ट होते हैं। प्रोटीन्स को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स कैरोटिनॉइड्स। यस, क्रोमोप्लास्ट में आपके कैरोटिनॉइड्स होते हैं और ये कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड जैसे कलर्स प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम, दैट इज कैरोटिनॉइड्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि एक इनकरेक्ट मैच है। इलेओप्लास्ट आपके फैट्स और ऑयल्स का स्टोरेज करते हैं, ना कि प्रोटीन्स का स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर एक्टिव rRNA सिंथेसिस। यस, जहां पर राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस होता है, दैट इज योर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। नहीं, न्यूक्लियोलस इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। इट इज इन्वॉल्व्ड इन सीलिया फॉर्मेशन। नो। इज एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। नहीं, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में ही मिलेगा आपको, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। So the correct one is option number 1. Single membrane bound and non-membrane bound cell organelles in animals are respectively. Single membrane bound की अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया गिवन है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस होता है। सो फोर्थ ऑप्शन भी आपकी इस लिस्ट से बाहर हो जाता है। बचते हैं आपके दो ऑप्शन, लाइसोसोम एंड वैक्यूल वाला और लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल। तो लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, बट सेकंड वाले अगर हम ऑर्गेनल की बात करें तो वैक्यूल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सो बच्चा आपके पास थर्ड ऑप्शन, लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वाइल सेंट्रियोल इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। Next is mitochondria and chloroplasts are dissimilar to each other as later. Later means यहाँ हम बात करेंगे बाद वाले की, और बाद वाला कौन है? क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक दूसरे से डिफर करते हैं। किस चीज में डिफर करते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है? सिंथेसाइजेस एटीपी, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सर्कुलर डीएनए, दोनों में होंगे सर्कुलर डीएनए। इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। सिंथेसाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स, लेटर के बारे में पूछा गया था, तो लेटर वाज क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का ही फीचर है कि दैट सिंथेसाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपका क्लोरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है बाय फोटोसिंथेसिस, और ये उसका फीचर है। और इसी चीज में दोनों डिफर करते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का सिंथेसाइज करेगा और क्लोरोप्लास्ट आपके कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करेंगे। So the correct one will be option number 4. Next is choose the function of the cell organelle which is not considered as part of endomembrane system. Endomembrane system में हमारे 4 organelles आते हैं, ER, Golgi bodies, lysosome and vacuoles. अब आपको इन चारों के अलावा कोई ऑर्गेनल का फंक्शन ढूंढना है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। नहीं, मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज योर SER, स्मूथ ER। इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज योर गोल्जी बॉडीज। Then contain hydrolases to digest biomolecules. Hydrolytic enzymes आपके लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं और ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है। प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP प्रोडक्शन किसका मेन फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. The common component of algal and plant cell wall. Plant cell wall is mainly composed of cellulose, और आपकी एल्गी की सेल वॉल में भी एक कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज। सो हियर वी कैन से दैट जो कॉमन कंपोनेंट है दोनों की सेल वॉल का, दैट इज सेल्यूलोज, क्योंकि बाकी तीनों यहाँ पर जो गिवन है उनमें से मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट आपको एल्गी की सेल वॉल में मिलेंगे, वाइल हेमीसेल्यूलोज आपको प्लांट की सेल वॉल में मिलेगा। तो दोनों की सेल वॉल में प्रेजेंट होने वाला कॉमन कंपोनेंट दैट इज सेल्यूलोज। Many molecules move across the membrane along the concentration gradient. अब along the concentration gradient आ रहा है, that means समझ जाइए high to low,
मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो एंड डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये किस टाइप का मूवमेंट हो गया? पैसिव टाइप का मूवमेंट हो गया। और पैसिव में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? डिफ्यूजन आ जाता है और ऑस्मोसिस आ जाता है। सो अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्सेप्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए सही है, सिंपल डिफ्यूजन के लिए भी सही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। वहां पर क्या होगा? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब लो टू हाई। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसा होगा? लो टू हाई होगा। सेकेंडली एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट इज मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। यस, सबसे ज्यादा जो लिपिड्स वहां पर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे दैट आर, वो कौन सी कैटेगरी के होंगे? फॉस्फोलिपिड्स कैटेगरी के होंगे। मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स द कोलेस्ट्रॉल। यस, कोलेस्ट्रॉल भी वहां पर मिलेगा आपको। टेल्स ऑफ लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। टेल्स जो होंगी वो हाइड्रोफोबिक होंगी और इसीलिए वो इनर साइड पे होंगी। टेल्स विल बी ऑन द इनर साइड बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर रिपेलिंग। सही है स्टेटमेंट। नॉन पोलर हेड्स, नॉन पोलर हेड्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। नहीं, आपके जो हेड होंगे लिपिड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में वो पोलर होंगे और वो हाइड्रोफिलिक होंगे, वो हाइड्रोफिलिक होंगे, दैट मीन्स वाटर लविंग होंगे और वो आउटर साइड पे होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज plants and animal cells are different as the former possess। फॉर्मर मीन्स यहाँ प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ढूंढेंगे। भाई प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट है एक दूसरे से, क्योंकि प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, प्लास्टिड है प्लांट सेल में और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी है। तो ए, सी और डी तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तीनों आपको प्लांट सेल्स में मिलेंगे, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे बोथ डिफर। तो सेल वॉल होगी प्लांट सेल्स में, प्लास्टिड्स होंगे और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। ए, सी एंड डी ऑल थ्री आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, all three are found in plant cells. Next is inclusion bodies store reserve material in prokaryotic cells। inclusion bodies क्या होती हैं? स्टोर करती हैं, मेम्ब्रेनलेस होती हैं, रिजर्व मटेरियल स्टोर करती हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द सेम। और यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में आपको सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे इंक्लूजन बॉडीज के एक्सेप्ट वन, और वो एक्सेप्शन क्या है? सैप वैक्यूल्स। सैप वैक्यूल्स आर द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स हैं जिनमें आपको एक्सक्रीटरी मटेरियल मिलेगा, वाटर मिलेगा और वेस्ट मटेरियल मिलेगा। तो ये सैप वैक्यूल्स हैं प्लांट्स के दैट आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज स्टोनोप्लास्ट, और ये आपको प्लांट सेल्स में मिलेंगे, ये इंक्लूजन बॉडीज में नहीं काउंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज read the following statements and choose the correct option. A is ribosomes are the site of protein synthesis। yes, ribosomes को engine of the cell भी बोला जाता है और इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर protein synthesis होता है। B statement says the ribosomes of polysome translate the mRNA into proteins। राइबोसोम्स पॉलीजोम पे जो प्रेजेंट होंगे वो ट्रांसलेशन करते हैं mRNA का into proteins। yes, this is correct। translation is the formation of proteins from the genetic codes present on mRNA। mRNA पे आपके जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं और इस mRNA पे जब सेवरल राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो प्रोसेस स्टार्ट होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जिसमें mRNA पे जो जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट है उनको ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू प्रोटीन्स। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विच प्ले रोल इन मोटिलिटी। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। कौन कौन से सरफेस स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, पिलाई, फिम्ब्रे एंड फ्लैजिला। क्रोमेटोफोर्स आपके मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं जो इन फोल्डिंग्स में आएंगे, जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और ये आपको जनरली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में मिलेंगे। दीज आर नॉट सरफेस स्ट्रक्चर्स बट आर इन फोल्डिंग्स और एक्सटेंशंस ऑफ मेम्ब्रेन ओनली। सो सरफेस स्ट्रक्चर्स में आपके 3 आ रहे हैं, पिलाई, फिम्ब्रे और फ्लैजिला, और इनमें से मोटिलिटी में रोल प्ले करने वाला सिर्फ एक ही सरफेस स्ट्रक्चर है, दैट इज फ्लैजिला। पिलाई और फिम्ब्रे का कोई रोल नहीं होता है मोटिलिटी में, मूवमेंट में। Next, select the incorrect match with respect to structures found in bacteria with their functions. Slime layer और कैप्सूल ये दोनों ही ग्लाइकोकैलिक्स का पार्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल एनवेलप की इन प्रोकैरियोटिक सेल। स्लाइम लेयर का फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सही है। कैप्सूल अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। कैप्सूल क्या करती है, बैक्टीरिया को हाइड करने में हेल्प करती है फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, शेप का डिटर्मिनेशन किया जाता है बाय द सेल वॉल। Cell membrane, permeable membrane which prevents the bacterial cell from bursting or collapsing. No, cell membrane पहली बात तो permeable नहीं होती है, it is selectively permeable. Secondly, it does not prevent the bacterial cell or any cell from bursting. Cell bursting से prevention के लिए जो main आपका responsible wall है, that is सेल वॉल, नॉट सेल मैम्ब्रेन। सेल मैम्ब्रेन का यहाँ कोई रोल नहीं होता है बर्स्टिंग या फिर कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करने में, यहाँ रोल होता है किसका, सेल वॉल का। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, जो कि एक इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemical complex dash which consists of outermost layer dash. तो ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स की अगर हम बात करें तो एक केमिकल कॉम्प्लेक्स वहां प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप इनमें प्रेजेंट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, जिसमें 3 लेयर्स आपको मिलेंगी which consist of outermost layer, और इसमें outermost layer कौन सी होगी, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर आपको मिलेगी सेल वॉल और सबसे इनर मोस्ट होगी सेल मैम्ब्रेन। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट कौन सी होगी, ग्लाइकोकैलिक्स। सो द ऑप्शन कंटेनिंग A as cell envelope and B as glycocalyx is the correct one, that is option number 2. Next question is mark the incorrect statement अबाउट मीजोजोम्स। मीजोजोम्स आपको कहाँ मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जब इनफोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड होती है, तो इन फोल्डिंग्स को या इन मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। इट इज अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, सही है। इट हेल्प्स इन डीएनए एप्लीकेशन, सही है। इट कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स hence found in monerans, नहीं। मीजोजोम्स में आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिन इन फोल्डिंग्स में होंगे मेम्ब्रेन की, दैट आर नोन एज क्रोमेटोफोर्स, उनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलेंगे। दीज आर स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो इट डज नॉट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, hence found in monerans। monerans में तो मिलते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मीजोजोम्स में आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होंगे, वो क्रोमेटोफोर्स में होंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4. Next is identify the organisms on the basis of given features. There is no well-defined nucleus. ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है।
द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, जेनेटिक मटेरियल बिना एनवेलप के है, बिना कवरिंग के है, दैट इज नेकेड है। हैव सेल वॉल है और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। तो ऐसे हमारे कौन से सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हो गए? ऐसे आपके हो गए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, और किंगडम मोनेरा में आपके यहाँ आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आपको सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। Next is state true or false for the following statements and select the correct option. A statement है the size of pleuropneumonia like organism PPLO is 0.1 micrometer. Yes, PPLO का size इतना होता है 0.1 micrometer, आपकी NCERT में given है with diagram. Second statement है the largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Yes, ostrich bird का जो egg है उसी को माना गया है largest isolated single cell. So both the statements are correct or true. So the correct option will be option number 3rd. Select the incorrect statement about submetacentric. Submetacentric में slightly away हो जाता है center से. Centromere की position जो होती है वो slightly away होती है from center, और इसीलिए एक हल्की सी long arm होगी और एक short arm होगी. चलिए incorrect statement find out करना है, correct नहीं. Centromere is present slightly away from the center, सही है. Chromosomes have equal arms called P arm and Q arm. नहीं, इक्वल कैसे होगी जब सेंटर से थोड़ा सा दूर जा रहा है? तो इक्वल किस में होगी? मेटासेंट्रिक में होगी। सब मेटा में थोड़ी सी हल्की सी शॉर्ट और हल्की सी लॉन्ग आर्म होंगी। अपियर एल शेप्ड के अपियर होते हैं एनाफेज में, सही है। आर हेट्रोब्रैकियल, हेट्रोब्रैकियल टर्म यूज होता है जब दो अनइक्वल आर्म वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज हेट्रोब्रैकियल। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, जो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट submetacentric chromosomes. Next question is select the incorrect match. Thylakoids, flattened membranous sac in stroma of plastid. Yes, flat membranous sac होते हैं, present होते हैं plastid में, plastid के stroma में. Second is cisternae, disc shaped sacs in Golgi apparatus. Yes, Golgi apparatus में जो disc shaped sac या bag like structure जो present होंगे, that are cisternae. राइबोसोम सीन इन यूकैरियोट्स बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स. नहीं, यही एक ऐसा ऑर्गेनल है जो आपको दोनों टाइप के सेल्स में मिलेगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बोथ में. यूकैरियोटिक में 80s टाइप के होंगे और आपके प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे. सो द इनकरेक्ट मैच इज, इनकरेक्ट मैच कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3rd. नेक्स्ट इज सेक्शन बी. During cell cycle, most of the cell organelles duplicate in. भाई ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स इंटरफेज की कौन सी वाली फेज में ड्यूप्लीकेट हो जाते हैं? तो दैट इज G1. 3 ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो सो रहे होते हैं यहाँ पर G1 फेज में, और इसीलिए उनका ड्यूप्लीकेशन जो होता है वो कब होता है? G2 में, जब वो जागेंगे. सो 3 वो ऑर्गेनल्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडीज. बाकी सब का ड्यूप्लीकेशन कहाँ हो जाएगा? आपका G1 फेज में हो जाएगा. Best stage to study morphology and shape of chromosomes are respectively. कौन सी बेस्ट स्टेज है सेल डिवीजन की या सेल साइकिल की जहां पर आप मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं और शेप स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम्स की? तो बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी इज मेटाफेज, while best stage to study the shape of chromosome is एनाफेज. अगर आपको मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस स्टडी करना है, तो मेटाफेज में कर सकते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट स्टेज होती है. लेकिन अगर आपको शेप स्टडी करना है क्रोमोसोम का, तो दैट कैन बी डन ड्यूरिंग एनाफेज, वो बेस्ट स्टेज मानी जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3rd. नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ए स्टेटमेंट है न्यूक्लिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग एस फेज इन अ यूकैरियोटिक सेल. न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो एस फेज के टाइम पे बनता है. अब न्यूक्लिक एसिड में आपके दोनों आ जाएंगे, बट बेसिकली यहाँ पर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए यस एस फेज में सिंथेसाइज किया जाता है. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड इज
The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called bivalent. Yes, जो complex form किया जाएगा by a pair of synapsed chromosomes. synapsis एक process है जो प्रोफेज 1 में होता है meiosis 1 की, और इसमें क्या होता है, दो homologous chromosomes जो form, size, structure में similar हैं, ऐसे दो homologous chromosomes pairing करते हैं, और इस पेयरिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट कॉम्प्लेक्स विल बी नोन एज बायवेलेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, बायवेलेंट। और ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। सो वी कैन से दैट बोथ द स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। Next is, there is separation of homologous chromosomes but no chromatids separate as there is no splitting of centromere. सेपरेशन तो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, लेकिन सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। और ऐसा किस फेज में होता है, हम सबको मालूम है, ऐसा एनाफेज 1 में होता है। भाई एनाफेज 1 मियोसिस 1 की एक थर्ड फेज है, और उस टाइम पे क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट थे वो अब सेपरेट हो जाते हैं, वो सेपरेट होते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग आपके माइटोसिस में होगी, एनाफेज सेकंड में होगी, लेकिन एनाफेज 1 में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर जो है वो सेपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जाइगोटीन क्या होता है, सेकेंड स्टेज है आपके प्रोफेज 1 की, और यहां पर क्या होगा, जाइगोटीन अगर हम बोले तो इसमें आपका सिनेप्सिस होगा, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यही होती है जाइगोटीन में। पेकाइटीन थर्ड सब स्टेज है प्रोफेज 1 की, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, क्या होगी, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी। डाइकाइनेसिस लास्ट सब स्टेज है प्रोफेज 1 की, और यहाँ पर आपके टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, फर्स्ट इज द मैच। एंड लेप्टोटीन फर्स्ट सब स्टेज है प्रोफेज 1 की, और यहाँ पर क्या होगा, आपके बुके स्टेज जिसे हम बोल सकते हैं। सो सेकेंड इज द करेक्ट मैच। So 3 4 1 2 is the correct sequence. 3 4 1 2 given in option number second. Next is, what will be the amount of DNA in meiosis 1 product? meiosis 1 के प्रोडक्ट में, meiosis 1 के प्रोडक्ट क्या हैं, दो डॉटर सेल्स हैं, तो इनमें कितना अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा अगर मियोसाइट जो मियोसिस में एंटर कर रही है, जो मियोसिस करने वाली जो सेल है या इनकी पेरेंट सेल जो है, उनमें 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 कितना डीएनए है, 50 पीजी डीएनए, 50 पिकोग्राम डीएनए है G2 फेज में, मतलब ऑलरेडी डबल हो चुका है डीएनए, अब आपको डबल करने की जरूरत नहीं है। तो जो सेल मियोसिस करने वाली है उसमें कितना है, 50 पिकोग्राम डीएनए है G2 फेज में, और इससे दो डॉटर सेल बनेगी तो उनमें हाफ हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 25 पिकोग्राम डीएनए इन ईच ऑफ द डॉटर सेल्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। Next, dissolution of synaptonemal complex takes place during. synaptonemal complex जब पेयरिंग होती है meiosis 1 के प्रोफेज 1 में, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं, और जब ये पेयरिंग करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज नोन एज synaptonemal complex to stabilize these two chromosomes in a pair। और तो ये इसका जो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन मतलब ये कॉम्प्लेक्स कब डिसअपियर हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, ये कब खत्म होगा, जब क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुली हो जाएगी, उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। तो ये डिसोल्यूशन जो होता है ये कब होता है, आपके डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन दैट इज द फोर्थ सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, फोर्थ सब स्टेज है प्रोफेज 1 की, और इस टाइम पे क्या होगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि इससे पहले वाली स्टेज में पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए है, क्रोमेटिन कंटेंस डीएनए एंड हिस्टोन्स। यस, क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन्स का मेनली बना होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ अमाउंट में आपको आरएनए भी मिलेगा और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिलेंगे। सो स्टेटमेंट फर्स्ट और ए इज ट्रू।
स्टेटमेंट बी कहता है पॉलीराइबोसोम्स रेफर्स टू द चेन ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल एमआरएनए। नहीं, एक्चुअल में पॉलीराइबोसोम क्या है, जब एक एमआरएनए पे सेवरल राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे तब वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम। सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। सो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट वाला ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। सेंट्रोमियर के साइड पे एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस पे आपके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स। सो दीज आर द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट्स डू नॉट। माइक्रोफिलामेंट्स साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं और ये क्या नहीं करते हैं वो आपको बताना है। हेल्प इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन करते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एनिमल्स का जो साइटोकाइनेसिस होता है वहां पर माइक्रोफिलामेंट्स ही वर्क करते हैं, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। हेल्प इन स्पिंडल एंड एस्ट्रल रे फॉर्मेशन, नो। स्पिंडल और एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा, ना कि माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू। माइक्रोफिलामेंट्स स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रे के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन नहीं इंक्लूड होता है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग 4 ऑर्गेनल्स इंक्लूड करते हैं, ईआर, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स। तो यहाँ पर आपके 3 ऑर्गेनल्स गिवन है एंडोमेम्ब्रेन के, ईआर, गोल्जी अपैरेटस एंड वैक्यूल, बट पेरोक्सिसोम जो है वो आपका पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। Next is which of the following seals the ends of chromosomes and prevents their shortening or chromosomal loss। क्रोमोसोम का ऐसा कौन सा पार्ट है या स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम के एंड्स को सील कर देता है, पैक कर देता है और उनकी शॉर्टनिंग या लॉस को प्रिवेंट करता है। सो दैट इज टेलोमियर। टेलोमियर जो आपके क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं उनको टेलोमियर बोला जाता है और इनका नंबर हमेशा 1 से ज्यादा और 5 से कम होगा। हमेशा याद रखिए 1 से ज्यादा और 5 से कम होगा। और इनका फंक्शन क्या है, ये एंड्स को पैक करते हैं और शॉर्टनिंग या क्रोमोसोमल लॉस को प्रिवेंट करते हैं। द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स इन फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल आर रिस्पेक्टिवली। भाई फ्लैजिला और सीलिया में 9+2 होता है। 9 क्या है, डबलेट है। लेकिन अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो वहां 9+0 होता है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा। तो 9+2 प्रेजेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला, और ये 9 कैसे होंगे, पेरीफेरल वाले डबलेट होंगे। जबकि सेंट्रियोल में जो 9 पेरीफेरी पे प्रेजेंट है वो कैसे होंगे, ट्रिपलेट होंगे। सो नंबर क्या होगा, 9 ही होगा दोनों में, बस एक में डबलेट है और एक में ट्रिपलेट है। डबलेट है आपके सीलिया और फ्लैजिला में, ट्रिपलेट है आपके सेंट्रियोल में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। मार्क द इनकरेक्ट अबाउट ग्लायोक्सिजोम्स। ग्लायोक्सिजोम जो एक टाइप की माइक्रोबॉडीज है, माइक्रोबॉडीज है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम ईआर। ग्लायोक्सिजोम्स आपकी ओरिजिनेट किससे होती है, ईआर से होती है। आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, यस। फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, ये जर्मिनेटिंग सीड्स में मिलेंगे आपको, जैसे कि कास्टर सीड हो गया, ग्राउंडनट सीड हो गया। कंटेन एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैट्स। नहीं, यहाँ पर एंजाइम्स तो होंगे लेकिन वो उल्टा होगा, मतलब ये क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में। और साइकिल कौन सी होगी, ग्लायोक्सिलेट साइकिल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next is the main arena
द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज, जो मेन एरिया होगा जहां पर बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो कौन सा पार्ट होगा सेल का, तो दैट इज साइटोप्लाज्म। स्टार्टिंग में ही एक स्टेटमेंट गिवन है हमारी एनसीईआरटी में। सो गाइज दिस वाज द बॉटनी सेक्शन ऑफ योर फर्स्ट AIATS जो 27 नवंबर को हुआ है, एंड वी आर डन विद द बॉटनी सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर के डिस्कशन में। टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।